आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, अतः बच्चों हम जो भी आपको बताएंगे उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यद्यप प्रयोगशाला में जब आप जाएंगे तो ही इन सब चीज़ों को कर लेंगे, किस प्रैक्टिकल में कौन सा सिद्धांत अप्लाई होता है हम उन सब बातों को बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न होता है कि कोई भी बच्चा लेबोरेटरी में क्यों जाता है। प्रयोगशाला में जाने के जो मुख्य उद्देश्य हैं, या तो पदार्थ का विश्लेषण किया जाता है या तो पदार्थ का निर्माण, यानी दो कारण होते हैं। जब भी आप लैब में जाएंगे तो टू एनालिसिस ऑफ मैटर और सिंथेसिस ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का विश्लेषण करना होता है या पदार्थ का निर्माण करना होता है। एनालिसिस जो होता है बेटा, ये दो प्रकार का हो सकता है। एक को कहा जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, और जो सिंथेसिस आपके कोर्स में है इंटरमीडिएट में, वह है यौगिकों का निर्माण करना। जैसे पहला फिटकरी का आपको निर्माण करना है, पहला है यौगिक का निर्माण करना, प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है जैसे फिटकरी। दूसरा है कोलाइडी विलयन का निर्माण करना, आपको कोलाइडी विलयन कहा जाएगा कि बनाइए, तो कोलाइडी विलयन का निर्माण करना। तो यह भी आपके कोर्स में है, ये 2 नंबर में आता है। इसके बाद बच्चों एनालिसिस ऑफ मैटर क्या होता है। एनालिसिस ऑफ मैटर जो है 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक को कहा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसकी हिंदी होती है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक और क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक विश्लेषण। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसमें आपके 2 चीज़ आपको कोर्स में है। लवण का विश्लेषण करना, यानी जब किसी भी पदार्थ का मतलब यहाँ पे लवण से है, किसी भी लवण का हम जब अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक का विश्लेषण करते हैं तो वह गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आता है, यानी लवण का विश्लेषण करना। पहले बेटा लवण नहीं था, पहले मिश्रण लिया जाता था, यानी 2 लवण को मिला के 2 अम्लीय मूलक और 2 क्षारीय मूलक का विश्लेषण किया जाता था। अब केवल लवण में 1 अम्लीय मूलक और 1 क्षारीय मूलक का विश्लेषण किया जाता है, और यह आपके कोर्स में है 4 नंबर का आता है। इसमें लवण का विश्लेषण करना, और एक इसमें है कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह की पहचान करना। कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह का मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह की पहचान करना, ये आपका 2 नंबर का आता है। इसके बाद है मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषण पुनः आपके 2 प्रकार का हो जाता है। एक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब होता है आयतनात्मक विश्लेषण, आयतनात्मक विश्लेषण। और एक है ग्रेविमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, माने भारात्मक विश्लेषण, भारात्मक विश्लेषण। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेटा बीएससी क्लासेज में होता है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे आपको 10 ml विलयन मान लीजिए बेरियम क्लोराइड का दिया गया हो, और कहा जाए कि बेरियम जो इसमें पदार्थ घुला हुआ है उसका वेट आप बेरियम सल्फेट के रूप में निकालिए, तो आप कहते क्या हैं, उपयुक्त
अभिकर्मक डाल के बेरियम क्लोराइड की संपूर्ण मात्रा को बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित कराते हैं और पुनः इसको सुखा लेते हैं। काफ़ी प्रोसेस करना पड़ता है। उसके बाद इसको सुखाने के बाद आप केमिकल बैलेंस द्वारा तौल लेते हैं और कहते हैं कि दिए गए 10 ml बेरियम क्लोराइड में इतना बेरियम सल्फेट के रूप में मात्रा उपलब्ध है। तो इसको कहा जाता है भारात्मक विश्लेषण। यानी हम जब भार की गणना करके मात्रा को निकालते हैं तो उसको कहा जाता है भारात्मक विश्लेषण, और जब हम आयतन की गणना करके मात्रा को निकालते हैं तो उसको कहा जाता है आयतनात्मक विश्लेषण। और यही आपके कोर्स में है आयतनात्मक विश्लेषण। ये 4 नंबर में आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 4 नंबर में आएगा आयतनात्मक विश्लेषण, और इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आयतनात्मक विश्लेषण क्या होता है और लवण का विश्लेषण करना। इन 2 टॉपिक को काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले अब आते हैं आयतनात्मक विश्लेषण क्या होता है। आयतनात्मक विश्लेषण आयतनात्मक विश्लेषण में हमने पहले ही बताया कि आयतन माप के मात्रा की गणना की जाती है। इस आयतन को मापने के लिए हमको एक विधि अपनानी होती है, उसको कहा जाता है अनुमापन। आयतनात्मक विश्लेषण कैसे किया जाता है? अनुमापन द्वारा। अनुमापन में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है? 2 इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, एक है पीपेट और एक है ब्यूरेट। और अनुमापन में हमें 2 विलयन चाहिए होते हैं, एक ज्ञात विलयन और एक अज्ञात विलयन। ज्ञात विलयन और एक अज्ञात विलयन। इसे ज्ञात विलयन को ही कहा जाता है मानक विलयन। मानक विलयन। तो हमने बताया कि आयतनात्मक विश्लेषण में आयतन की माप हम किस विधि द्वारा करते हैं? अनुमापन विधि द्वारा। अनुमापन विधि में हमें 2 विलयन की आवश्यकता होती है, एक ज्ञात विलयन होता है, एक अज्ञात विलयन होता है। उसके अलावा हमें पीपेट और ब्यूरेट की भी आवश्यकता होती है। तो इसकी जो डिफिनीशन है अनुमापन की, ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना ही अनुमापन है। किसकी सहायता से? पीपेट और ब्यूरेट की सहायता से। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं अनुमापन वह क्रिया है जिसमें पीपेट और ब्यूरेट की सहायता से हम ज्ञात विलयन द्वारा अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। यह अनुमापन बेटा कई प्रकार का होता है। एक करने की विधि के आधार पर अनुमापन 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है सरल या एक पदी अनुमापन, और इसको कहा जाता है द्विपदी अनुमापन। ये है करने की विधि के आधार पे। उसके अलावा अनुमापन को हम विलयन के आधार पे भी बांटते हैं। तो वह जो प्रकार होगा अम्ल क्षार अनुमापन। अनुमापन को आप बांटिए विलयन के आधार पे, तो अम्ल क्षार अनुमापन, फिर या ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। इसके अलावा भी है अवक्षेपण अनुमापन। लेकिन आपके कोर्स में ये दोनों है, अम्ल क्षार अनुमापन, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। और बोर्ड एग्जाम में हमेशा आपको ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन दिया जाता है। इसको समझना होगा कि अनुमापन का ये जो 2 प्रकार है, करने की विधि के आधार पे एक पदी अनुमापन और द्विपदी अनुमापन का प्रयोग कब करते हैं? एक पदी अनुमापन का मतलब ये होता है कि जब दोनों जो विलयन होते हैं विरोधी प्रकृति के होते हैं तो वह एक ही स्टेप में अभिक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं, तब हम वहाँ पे अनुमापन की जो विधि अपनाई जाती है उसको कहा जाता है एक पदी अनुमापन। लेकिन यदि दोनों जो विलयन हो, यदि ज्ञात विलयन और अज्ञात विलयन सेम नेचर का हो,
तो वह आपस में रिएक्शन नहीं करता। तो उसके लिए एक तीसरे विलयन माध्यमिक विलयन की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे द्विपदीय अनुमापन होता है, क्योंकि अज्ञात विलयन और ज्ञात विलयन इन दोनों विलयन का नेचर सेम है। तो एक माध्यमिक विलयन तीसरे विलयन की आवश्यकता होती है जो इन दोनों के विपरीत प्रकृति का हो। तो अज्ञात विलयन से पहले हम माध्यमिक विलयन को मानक विलयन बनाते हैं, फिर इसकी सहायता से पहले हम ज्ञात विलयन, सॉरी बेटा, यहाँ ज्ञात है यहाँ अज्ञात है, पहले हम ज्ञात विलयन की सहायता से माध्यमिक विलयन को मानक विलयन बना लेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप की तरह एक पदीय अनुमापन की तरह इसको ज्ञात कर लेंगे। पुनः इसकी सहायता से हम अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो यह 2 स्टेप में होता है, तो इसको कहा जाता है द्विपदीय अनुमापन। एक लाइन में आप कह सकते हैं एक पदीय अनुमापन 2 विपरीत प्रकृति वाले विलयन में होता है, और द्विपदीय अनुमापन जब दोनों ज्ञात अज्ञात विलयन सेम नेचर के होते हैं तो द्विपदीय अनुमापन का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने बताया कि विलयन के आधार पर अनुमापन अम्ल क्षार अनुमापन हो सकता है, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन हो सकता है। अम्ल क्षार अनुमापन जो आपके कोर्स में है, अब केवल एक पदीय अनुमापन है जो 4 नंबर में आएगा। अम्ल क्षार अनुमापन क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन क्या है। तो यानी एक पदार्थ ऑक्सीकारक होगा, एक अपचायक होगा। यहाँ पे एक पदार्थ यानी एक विलयन अम्लीय होगा, दूसरा विलयन क्षारीय होगा। तो वहाँ पे अनुमापन क्या होता है, अम्ल क्षार अनुमापन। अब आइए इसके अन्य सिद्धांत के बारे में कि आखिर ये हम अनुमापन की जो क्रिया कहते हैं वह किस प्रकार से कहते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि हमें कहाँ तक रिएक्शन को कराना है, उसके बाद हमको स्टॉप करना होता है। तो यहाँ इस अनुमापन की क्रिया के लिए एक अन्य पदार्थ सूचक की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूचक क्या होता है। इसको इंडिकेटर कहते हैं। सूचक वह दुर्बल कार्बनिक अम्ल या दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना अपने रंग परिवर्तन द्वारा देता है। 2 बातें सूचक के बारे में ध्यान दीजिए। दुर्बल कार्बनिक अम्ल या क्षार, दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है या क्षार होता है, एक पॉइंट ये याद करिए। और दूसरा रंग परिवर्तन द्वारा, रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होने की सूचना देता है, अभिक्रिया पूर्ण होने की सूचना देता है। तो ये सूचक कई प्रकार के होते हैं। इस सूचक को हम कहते हैं कि आंतरिक सूचक है, बाह्य सूचक है। और यह सूचक कितने प्रकार का होगा, आंतरिक सूचक और बाह्य सूचक। आंतरिक सूचक जो यूज होता है वह आप 2 सूचक यूज करते हैं। एक यूज करते हैं फिनाप्थलीन जिसका संकेत HPH है, और दूसरा है मेथिल आयरन जिसको MEOH यूज करते हैं लैब में। उसके अलावा आंतरिक बाह्य के अलावा एक और होता है जो इम्पॉर्टेंट है, स्वयं सूचक। स्वयं सूचक का मतलब ये होता है कि हमें बाहर से कोई भी सूचक डालने की आवश्यकता नहीं होती। जब दिए गए 2 विलयनों में से कोई एक विलयन रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होने की सूचना देता है तो उसको कहा जाता है स्वयं सूचक। आप जब KMnO4 और फेरस अमोनियम सल्फेट का अनुमापन करेंगे तो वहाँ पे KMnO4 स्वयं सूचक की तरह कार्य करता है, स्वयं सूचक की तरह कार्य करता है। और आंतरिक सूचक हमने बताया, आंतरिक सूचक का मतलब जब विलयन में आप सूचक को डाल के रंग परिवर्तन की सूचना लेते हैं तो उसको कहा जाता है आंतरिक सूचक। 2 प्रकार के आंतरिक सूचक आप यूज करते हैं, एक फिनाप्थलीन जो कि अम्लीय सूचक है और मेथिल आयरन जो कि क्षारीय सूचक है। यह क्षारीय सूचक है
और यह आपका दुर्बल अम्लीय सूचक है। इसके बाद ये समझिए कि अनुमापन के अंदर सिद्धांत कौन सा काम करता है, किस सिद्धांत पे हमें कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हमारी पूर्ण हो गई और अब हमको अभिक्रिया को रोक देनी है। तो बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुल्यता का नियम। आपको तुल्यता का नियम समझना होगा और विलयन को रिप्रेजेंट करने के तरीके, दो चीज़ें आपको और समझनी होगी, तब जाके आप प्रैक्टिकल की बारीकी को समझ पाएंगे। एक है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इसको कहा जाता है तुल्यता का नियम। तुल्यता का नियम क्या है ये समझिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वह अभिक्रिया उस समय रुकती है या उस समय कंप्लीट होती है जब प्रत्येक पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर हो जाती है, तो अभिक्रिया रुक जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करते समय अभिक्रिया को रुकने के लिए सूचक को ध्यान में रख के अभिक्रिया को रोकना पड़ेगा। जैसे मान लो एक पदार्थ ए है, दूसरा बी है, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपस में अभिक्रिया करके कोई भी पदार्थ सी और डी बना रहा है। तो जब अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो ए के ग्राम तुल्यांक, ए के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बी के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर सी के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर डी के ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। इसका यूज क्या है ये समझिए। चाहे आप 2 विलयन लेते हैं, एक मान लीजिए अज्ञात विलयन लिए, अज्ञात विलयन मान लीजिए आपका B है और एक ज्ञात विलयन है A। तो जब आप एक मान लीजिए अम्ल ले लिए, एक क्षार ले लिए, ये ज्ञात है या और ये आपका अज्ञात है। तो आप जब ज्ञात विलयन अज्ञात विलयन की अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया कहाँ रुकेगी, जब दोनों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो ज्ञात विलयन की मान लीजिए आपको नॉर्मेलिटी मालूम है N1 है और इसका जो आपने आयतन यूज किया V1 यूज किया, और अज्ञात विलयन की नॉर्मेलिटी आपकी N2 है और जो आयतन आपने यूज किया V2 यूज किया। और इन दोनों को हम V1 और V2 को पीपेट और ब्यूरेट इन दोनों की सहायता से मेजर करते हैं। तो N2 का मान जो अज्ञात विलयन है आप निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, जब ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो इसके ग्राम तुल्यांक जो होता है N1 और V1 का गुणा होता है, तो N1 V1 हो गया और यहाँ पे अज्ञात विलयन में ग्राम तुल्यांक हो गया N2 V2, तो N2 V2 बराबर N1 V1 या N1 V1 बराबर आप लिख सकते हैं N2 V2। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुल्यता बिंदु आएगी तो दोनों पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर हो जाएगी, लेकिन उस समय भी जो आपका सूचक है वो कलर परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो कलर परिवर्तन वो कब करेगा, इसके एक पॉइंट ज़्यादा, माने एक बूंद आप ज़्यादा मिलाएंगे तो तुल्यता बिंदु के बाद आता है इंड पॉइंट। तो इंड पॉइंट पे जो कलर परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन, वह दृश्य होता है, रंग परिवर्तन दृश्य होगा। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि अनुमापन में तुल्यता बिंदु क्या है और अंत बिंदु क्या है। तो आप कहेंगे अंत बिंदु वह बिंदु है जो लैब में रंग परिवर्तन द्वारा दृश्य होता है और हम उसी पे आयतन को नोट करते हैं। और तुल्यता बिंदु जो है एक काल्पनिक बिंदु है जिस पे जो दो विरोधी प्रकृति के विलयन है, अज्ञात विलयन और ज्ञात विलयन, उनके ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है। चाहे आक्सीकारक अपचायक होंगे तो आक्सीकारक अपचायक के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होगी, यदि अम्ल क्षार होंगे तो अम्ल क्षार के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होगी। तो इस प्रकार से आपका यह बेसिस है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की सहायता से हम N1 V1 बराबर N2 V2 का यूज करेंगे
और पुनः अभी आप देखेंगे कि जब आपको सांद्रता निकालनी होती है तो जब आप यन का यहाँ से मान निकाल लेते हैं तो यस बराबर यूज करते हैं यन गुणे ई। बेटा यहाँ पे यस और यन ये दो चीज़ें आपको बिलियन में जानकारी होनी चाहिए कि नॉर्मलता किसे कहते हैं और सांद्रता स्ट्रेंथ। इसको आप समझने के लिए मैं बिलियन का एक टॉपिक बनाया हूँ कि जिसमें हमने विलेय पदार्थ की सांद्रता को विभिन्न रूपों में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है ये बताया हूँ, और वहाँ पे मैं डिटेल में बताया हूँ कि नॉर्मलता और सांद्रता में क्या संबंध है। शार्ट में आप जानते हैं नॉर्मलता बराबर होती है ग्राम तुल्यांकों की संख्या W/E/V लीटर में, ये बिलियन का आयतन, और जो सांद्रता होती है वह होता है W/V, W ग्राम में विलेय पदार्थ की मात्रा और बिलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ W/V के स्थान पे यस रख देंगे तो यन बराबर हो जाएगा यस/E, यानी यस बराबर हो जाएगा यन गुणे ई। तो हम इन्हीं दो फार्मूलों का प्रयोग करके अनुमापन की क्रिया में कैलकुलेशन करते हैं। तो यही बेसिस है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुमापन का बेस पॉइंट क्या है, यानी किस सिद्धांत पे आधारित है, तो आप कहेंगे तुल्यता के सिद्धांत पे आधारित है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ज्ञात बिलियन की सांद्रता आपको जो लगभग दी जाती है वह आप स्वयं तौल के बनाते हैं। उस तौलने की क्रिया एक काफ़ी जटिल क्रिया होती है, यदि आप उसको ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे तो वह बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे हम कहें कि N/25 का फेरस अमोनियम सल्फेट का बिलियन बनाओ। फेरस अमोनियम सल्फेट बिलियन 250 ml में बनाइए। 250 ml में बनाने के लिए अब आपको पहले फेरस अमोनियम सल्फेट की मात्रा चाहिए, और इस मात्रा को तौलने के लिए केमिकल बैलेंस होता है, उसको कहा जाता है रासायनिक तुला। उस रासायनिक तुला की सहायता से आप तौलते हैं। तो तौलने का जो पॉइंट है अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। अभी आप यहाँ तक तैयार करिए। धन्यवाद बच्चों।